हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि शुरू से लेके 5 दिन तक हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और जैसे ही 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम वाला तरीका लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इन 5 क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस के मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। अब जैसे ही नए क्वेश्चंस आएंगे उनका हम कंसेप्ट देख लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं उनको हम डायरेक्ट एग्जाम वे से करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लगाना है। अब जितने भी जो सवाल रहेंगे 25 में से लगभग 15 से 16 सवाल तो रिपीटेटिव हैं जो पहले शिफ्टों में आ चुके हैं, तो उन सवालों को हम थॉट प्रोसेस से करेंगे बिना कुछ पेन लगाए। आपको एग्जाम में कैसे करना है कि आप बिना पेन लगाए क्वेश्चंस को सोल्व कर दो, और अगर पेन लगाना भी पड़े तो एक लाइन में कैसे सोल्व करोगे वो तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। शुरू की जो 5 क्लासेस हो चुकी है उन 5 क्लासेस को आप देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर इनमें भी कोई नया कंसेप्ट आ जाता है, नया आपका कोई टाइप आ जाएगा तो मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पूरी चीजें मैं आपको साथ के साथ रिवीजन भी करवा रहा हूँ, साथ के साथ प्रैक्टिस भी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है और एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका भी मैं पूरा समझा रहा हूँ। तो बहुत हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस देख के चले जाओ और इसके साथ में मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जो मैं अप्रोच यहाँ पे बताता हूँ वही अप्रोच आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए और अपने आप ही आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे, आपके टाइम है वो भी आपको कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को और चैनल को है वो यहाँ से ज्वाइन कर लेना, ताकि नए जो भी कोई अपडेट वगैरह हो तो मैं उसी पे देता हूँ, आपको पता चल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है और जितने भी जो इजी सवाल रहेंगे उनको हम देखते ही करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। देखो पहला सवाल आपसे बोला गया है किसी संख्या को 304 से जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 43 आ जाता है, अगर इसी संख्या को 16 से भाग दे दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा। तो पहला काम तो ये देखेंगे क्या 304 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो यहां से आप देखो कि 16 दूना 32 यानी 14 और 16 से तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 16 से डिवाइड हो रहा है इसको काट दो, केवल और केवल रिमाइंडर को देखना है 43 को। इस 43 में 16 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखो 16 दूना 32 और कितना आ जाएगा यहाँ से 11 रिमाइंडर आ गया, आंसर ये हो गया। यहाँ पे पेन लगाने की भी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। 43 को केवल और केवल 16 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देख लेना। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे मैं बता देता हूँ कि जैसे किसी संख्या को 304 से डिवाइड किया तो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या है 304 तो थी और इसमें रिमाइंडर और बचा, इसका मतलब ये संख्या थी पूरी की पूरी। भाई यहां से अगर एक बार भाग गया हो तो 304 प्लस 43 पहली संख्या तो यही रही होगी और ये संख्या रही होगी, तो अगर इसको 16 से भाग देना है तो ये तो ऑलरेडी 16 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो केवल और केवल इससे चेक कर लेते हैं कि जो रिमाइंडर आया है इसमें भी चेक कर लेते हैं कि 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वही क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल दिखे आपको करना क्या है, पहले तो देख लो कि यह जो भागफल है जिससे हमने भाग दिया है क्या वो यहाँ से तीन जो इससे डिवाइड हो रहा है क्या, जो संख्या दे रखी है उससे डिवाइड हो रहा है क्या। तो यहाँ से अगर डिवाइड हो रहा है उसको काट दो, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालोगे, यहाँ पे रिमाइंडर जो दे रखा है उसका और निकाल लो। इस तरीके से सोल्व करोगे, डायरेक्ट तरीका है, इस टाइप के सवालों में पेन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब सम संख्या आपको माननी पड़ेगी, तो यहां से क्या बोल दीजिए कि पहली संख्या में x बोल देता हूं, तो दूसरी संख्या क्या होगी x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, चौथी संख्या x+6 होगी और पांचवी संख्या x+8 होगी। क्या इसी तरीके से होगी, दो दो के अंतर से। बोला है तीसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग बताना है, तो तीसरी संख्या ये है, पांचवी संख्या ये है, इनका अगर सम निकालोगे तो वो क्या होगा, क्या 2x+12 होगा क्या, यानी हमें x चाहिए पहला काम तो। और x कैसे निकल के आएगा भाई, इनका सभी का सम 2720 है। देखो सभी का सम करेंगे तो यहां से 5x तो बनेगा ही, 5x तो बनेगा ही, 8 और 2 10 और 6 4 10, तो 2720 है। यहां से आप कर दो 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2720 है, 20 उधर चला जाएगा तो 27 हो गया, 2700 डिवाइडेड बाई 5 हो गया क्या, 5x इज इक्वल टू 2700 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ गया 54 और एक जीरो, क्या यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 540 आ गई क्या, और 540 का डबल कर दोगे तो ये हो गया 1080 और इसमें जोड़ देंगे 12, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1092। ये हो गया, ये सिंपल सा सवाल है, ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा इसका 1092। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से डी का है, लास्ट में करेंगे। ये सवाल देखो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको दिखेगा, क्या बोला क्या है यहाँ से कि एक अर्धगोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या है वो 6.2 है,
इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का? 2πr² मत बोल देना, 3πr² होता है, क्योंकि आपको ऊपर वाला एरिया भी जोड़ना पड़ता है। ये वाला 2πr², ये वाला πr², टोटल मिला के 3πr²। तो यहाँ पे सोल्व करोगे 3, पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, या यहाँ से 3.14 बोलने के लिए कहा है, तो यहाँ से 3 इंटू 3.14 इंटू 6.2 का स्क्वायर करोगे। क्या यही करोगे? 3πr²। सोल्व करेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा? देखो 3 इंटू 3.14 इंटू, देखो 62 का स्क्वायर निकालना है। मैं तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन का, जो स्क्वायर कैसे करते हैं अपन। 62 का अगर स्क्वायर निकालना है तो देखो पहला तरीका आपके पास, पहला डिजिट का आप स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? 4 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया। 24 का 4 लिख दोगे, कैरी चला गया आगे 2। अब इस 6 का और स्क्वायर कर दो, 6 का 36, 36 और 2 38, तो ये आ गया आपका 3844। इस तरीके से आप स्क्वायर निकालोगे। 3844 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 38.44 आएगा। क्या ये होगा क्या? अब ऑप्शन भी बहुत नजदीक नजदीक है, तो आपको एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। लगभग आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकी, रफली हम कर सकें, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, 8 तिया 24 और 1 25, 3 तिया 9 और 2 11, 115। और इसको अभी 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। अब अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, देखो देख सकते हो कि आंसर किसके करीब जाएगा। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 300 और 45, ये 345 तो पूरा पूरा बन ही गया ना यहाँ से भाई। 115 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 11 या 33, 330 तो 1 हो गया, 5 या 15 एक और हो गया, तो 345 तो हो गया। अब 115 को 0.14 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। अब 0.14 से करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 100 + 15 है, तो 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तो बनेगा ही ना यहाँ से, तो 14 प्लस तो बनेगा यहाँ से। और एक 345 में जब 14 जोड़ोगे तो कितना होगा? यहाँ से हो गया 359 हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 359 से ऊपर है। देखो यहाँ से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 358 ही हो गया, इससे तो आंसर ज्यादा ही होगा, तो ये तो नहीं होगा। और 359 से ऊपर कौन सा है? 362 है। तो एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बच्चा पूछ रहा था कि यहाँ से सर अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं? ऐसे ही लगाते हैं अपन अप्रोक्सीमेशन, ध्यान रखना। पूरा एग्जैक्ट कभी भी नहीं सोल्व करना, चाहे 25 के 25 सवालों में से कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं दूसरा तरीका निकल के आ जाता है। अब ये देखो यहाँ से तरीका है, ये फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है। अब इसका देखते हैं, आंसर आ जाना चाहिए कि 15 और यहाँ से 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 का डबल होगा, आंसर 16 आएगा आंसर। मैं देखते ही बता देता हूँ, लेकिन कंसेप्ट समझ लो इस क्वेश्चन का। कंसेप्ट क्या है, ध्यान रखना हमेशा कि 2 सर्किल आपको दे रखे होंगे, एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल इसके अंदर होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये बोला जाएगा कि इसका जो है, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, कि जो अंदर वाला सर्किल है इसके लिए जो स्पर्श रेखा होगी वो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगी? कोड हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। और इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी छोटे वाले जो सर्किल दे रखा है उसके लिए। इसकी छोटे वाले की रेडियस दे रखी है, बड़े वाले की रेडियस दे रखी है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और ये बन जाएगा, देखो ये 17 दे रखा है, बड़े वाले की रेडियस, छोटे वाले की 15 दे रखी है, ये हो गया। क्या ट्रिपलेट पता है क्या? 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली साइड क्या आएगी? 8 आएगी। और अगर 8 ये है तो हमेशा ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर है वो इसको हमेशा इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 ही होगा। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आंसर। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ से 15 और 17 है, ट्रिपलेट देख लो आप कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका मतलब एक जो पार्ट आ गया वो 8 आ गया, इसका डबल कर दोगे, 8 का डबल करेंगे 16 आ गया, अगर ट्रिपलेट बनता है तो, ठीक है। नहीं बनता तो फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक क्यूब का आयतन है वो 729 कम कर दिया गया है। हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे डिफरेंस समझना इस क्वेश्चन का, हिंदी में कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा। इंग्लिश में बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड टू का मतलब है कि यहां तक कर दिया गया है, इसको 72.9 कर दिया गया है। और हिंदी में देखो क्या बोला गया, घन का आयतन है वो 72.9% कर दिया गया, अच्छा ये कम कर दिया गया है। अब कम कर दिया गया है, कई स्टूडेंट इस तरीके से समझ लेते हैं जैसे 20% कम कर दिया गया, यानी 100 था 20 कम कर दिया तो 80 कर दिया, वो नहीं है। यहाँ पे यही बोलते हैं कि 100 से 20 ही कर दिया गया। यहाँ से 2 लैंग्वेज बनती है। एक लैंग्वेज तो इस तरीके से होगी, भाई कोई संख्या है उसको 20% कम कर दिया गया, उस संख्या को 20% कम कर दिया यानी 100 थी, और 20% कम कर दिया यानी 80 हो गई फिर वो। और एक लैंग्वेज ये हो गई कि 100 थी उसको 20 ही कर दिया गया, तो ये आपके पास है कि 72.9% ही कर दिया गया है,
ठीक है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो एक बार इंग्लिश को जरूर ट्राई कर लिया करो आप एग्जाम में। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लगे कि हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा दिख रहा है कि आपके यहाँ यह क्वेश्चन है गलत हो सकता है या लैंग्वेज थोड़ी सी मिसमैच है, तो एक बार वापस से इंग्लिश को चेक कर लेना और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको ही सही मानना आपको। हिंदी में चाहे गलत दे रखा हो, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको आप सही मानोगे हमेशा, क्योंकि हिंदी में कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो देखो क्यूब का आयतन है वो 72.9% कम कर दिया गया, इतना कर दिया गया, तो क्यूब की साइड को कितना होगा? तो यहां तो देखते ही आंसर बता देंगे कि 10% होगा। कैसे होगा देखो भाई, 100 से कितना कर दिया, 100 से डायरेक्ट इसने 72.9 ही कर दिया। अगर मैं पॉइंट को उठाऊं तो 1000 से हो गया ना। और क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका आयतन है, आयतन क्या होता है, एक क्यूब साइड का क्यूब होता है। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे इसका क्यूब रूट कर दोगे तो ये 10 से कितना हो गया, क्या 10 से 9 हो गया क्या? और 10 से 9 का मतलब ये साइड का आ जाएगा, ये साइड है। 10 से 9 का मतलब कितना कम कर दिया, 10% कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहां तो देखते ही पता चल रहा है 72.9% है, यानी कितना हो गया, 9 का क्यूब है वो पहले, यानी 10 का क्यूब था तो 9 का क्यूब हो गया, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 का मतलब 10% हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से कि जब किसी संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो पहले वह अपने आप की 120% हो जाती है, यानी 100 थी 120 हो गई। तो जैसे ही 8 जोड़ा जाता है तो आप बोलोगे 8 जैसे ही जोड़ा तो 100 से 120 हो गई, यानी 20% बढ़ गई। और 20% बढ़ गई, पहले वाली संख्या क्या थी, तो ये इतना सा लिखना आपको, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, आंसर आ गया। अब बताइए इनमें भी कोई टाइम लगाना है क्या? ये सवाल देखो इतना फेमस सवाल है डिस्काउंट का कि आप देखते ही कर पाओगे इस सवाल को कि एक दुकानदार है 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, यानी 1/6, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3%, आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई है तो इस तरीके के सवालों की। देखो यहां से मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन के सवालों में एक ही चीज करना है, प्लस माइनस को एज इट इज रखो, बाकी की चीजों को सब सोल्व कर दो। यहां सोल्व करेंगे, देखो 3 माइनस, यहां पे माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, इसको सोल्व कर दो, 3 तिया 9 हो गया, फिर प्लस आ गया, एज इट इज रख दो। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 5 तिया 15 आ गया, क्या ये हो गया, क्या यहाँ से ब्रेकेट इनटू 2 और ऑफ है तो पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, प्लस फिर ब्रेकेट आ गया, 2 प्लस को एज इट इज रख दो, भाग को सोल्व करेंगे 1 बन गया, प्लस मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे 4 बन गया, माइनस 2 हो गया। क्या हो गया, क्या केवल और केवल आपके पास प्लस माइनस का बच गया। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 5, प्लस इधर सोल्व करेंगे यहाँ से 15 16, 16 और 3 19, 19 में से 9 घटाओगे तो 10 बच गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया, 105 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है कि 47 राजमिस्त्री हैं, एक काम को एक दिन में 35 मीटर खाई खोद देते हैं। तो बताइए एक दिन में उसी खाई को 105 मीटर अगर खोदना है तो कितने राजमिस्त्री लगाए जाएंगे? तो आप बोलोगे 35 से कितने गुना है, ये 3 गुना है, तो यहां से भी आपको 3 गुने व्यक्ति चाहिए, और 3 गुने का मतलब कितना हो गया, 7 या 21, 141 व्यक्ति, आंसर आ गया 141। ये छोटा सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल, देखो देखते ही आंसर कर दोगे आप। इफेक्टिव रेट का पता है क्या आपको? इफेक्टिव रेट इंटू टाइम होती है, रेट इंटू टाइम करोगे यहाँ पे 15% हो गया, यहाँ पे रेट इंटू टाइम करोगे 12% हो गया। इनका जो बोला गया है, इनका जो डिफरेंस है वो 30 है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कम या ज्यादा दे रखा हो, भाई कम या ज्यादा या अधिक और कम दे रखा है, यानी दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 15% और 12% के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है। कितना हो गया, 15 और 12 का बीच का डिफरेंस 3% का। 3% की वैल्यू 30 दे रखी है तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, क्या 10 हो गई क्या? 1% की वैल्यू 10 हो गई तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है कि कोई व्यक्ति है वो 6 से 7 भाग से चलना स्टार्ट कर देता है, यानी अगर वो नॉर्मल स्पीड 7 थी उसकी और चलना स्टार्ट कर देता है 6 से, भाई 6/7 भाग से चलता हुआ एक बस है, वो 20 मिनट देरी से आती है, यानी उसकी स्पीड तो 7 थी लेकिन वो 6 से चलना स्टार्ट करती है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, स्पीड कम कर दिया तो यहाँ पे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो 7 से 6 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। और यहाँ पे खुद नहीं बोला है कि यहाँ तो 1 मिनट का, यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा लग रही है और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 20 मिनट। इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो नॉर्मल टाइम यही तो है भाई, नॉर्मल अगर इसको इतना लग रहा तो बाद में इतना लगेगा, तो यहां से हो गया 120 मिनट। 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे लिख सकते हैं क्या, आंसर हो गया। ये अच्छा सवाल आपका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। देखो इनमें इन दो को उठा देना, देखो ये दो नहीं है, 2750 है और ये 3550 है। ठीक है, एक परिवार का जो औसत मासिक खर्चा है, महीने का जो खर्चा है, पहले 4 महीने के दौरान 2500 है, अगले 5 महीने के दौरान 2750 है और अंतिम 3 महीनों के दौरान 3550 है, 12 महीने हो गए।
यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतनी करता है, यानी इतना तो खर्चा कर दिया, इतना बचा लिया पूरे साल में, तो बताइए मासिक आय कितनी है। क्या कर दो, सभी का जोड़ना है, बस खर्चा खर्चा जोड़ दीजिए। भाई 4 महीने में 2500 के हिसाब से खर्चा कर रहा है, तो यहाँ तो खर्चा कर दिया उसने 10,000 रुपये का इन 4 महीने में। तो इस 5 महीने में 2750 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 13 दूना 26, आधा करके जीरो लगा देंगे, तो 13 दूना 26, एक बचेगा 7 दूनी 14, और ये हो गया 50, 13,750 हो गया। और फिर करता है 3 महीने के लिए 3550, 35 दिया कितना होता है, 35 दुआ 70, 150, यानी 10,500, और 5 दिया 15, 150 और जोड़ देंगे, 10,650 हो गया। इतना तो खर्चा हो गया, और यहाँ पे इतना खर्चा हो गया ना टोटल, और खर्चा करने के बाद में भी इसके पास कितने बच जाते हैं, 5500 रुपये और बच जाते हैं, तो यही तो इसकी इनकम हो जाएगी। ये सेविंग हो गई, ये खर्चा हो गया टोटल, तो यही टोटल मिला के क्या होगा, इसकी इनकम होगी। जोड़ देंगे 0, 5 5 10, और 7 7 14, 14 और 5 19, और 4 9, 4 और 5 9, और ये हो गया 3, 39,900 आना चाहिए। गलत हो गया क्या यहाँ पे, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी इनकम। क्या आ गई यहाँ से, टोटल इनकम आई है। इसने खुद ने क्या बोला कि उसकी मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम बताना, ये साल की आ गई 12 महीने की। तो आप इसको क्या कर दो, मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 12 या 36, और 12 या 36, तो 3300 क्या आएगा, 33 का आंसर आ रहा है, ये आ गया आंसर 33 25। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये पूरा कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। पूरा सर्किल में 3 टाइप के सवाल बनते हैं, तीनों टाइप के सवाल मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। देखो क्या आएगा यहाँ से फॉर्मूला, अगर कोई नया स्टूडेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ, शुरू की 5 क्लासेस देख लीजिए, सारा कंसेप्ट बता दिया है, ये सब चीजें वो वापस से रिपीट हो रही है। क्या बोला गया है यहाँ से, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला गया, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, माइनस रेडियस के सम का स्क्वायर 4 + 2 6 का स्क्वायर। क्या ये ट्रिपलेट बन गया, 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो यहां से क्या आएगा आंसर, 8 का ही तो आएगा, ये 8 का स्क्वायर होगा, यानी ये हो गया आपके पास इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई। यहां से क्या करोगे, इसका रूट तो करना है, रूट करने का मतलब क्या हो गया, ये यही हो गया आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 8 ही तो आ जाएगा। ट्रिपलेट दिख गया आपको सीधा सीधा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, अब देखो किस तरीके से आपसे बोला गया है कि यदि ईंट का आकार है वो 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, 10 मीटर लंबाई, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाली दीवार बनानी है, तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब अगर इस सवालों के आप फॉर्मूला लेके बैठ जाओगे तो फिर हो गए आपके काम। इस टाइप के सवालों में कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पे एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लो और टोटल वॉल्यूम निकाल लो, टोटल वॉल्यूम में एक ईंट का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल ईंटें आ जाएंगी कितनी आनी है। तो हमें काम क्या करवाना है, ये वाला काम करवाना ना, इतनी दीवार खड़ी करनी है, तो इसका वॉल्यूम निकालो, वो क्या होगा LBH। ठीक है, तो ये तो आपको एक ईंट का दे ही रखा है, और वहां पे कितना है भाई 10 मीटर है इंटू 22.5 सेंटीमीटर है, ये 6 मीटर है, तो मीटर 2 बार लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 बार मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करते ही सेंटीमीटर में हो गया पूरा। ये सेंटीमीटर में टोटल इतनी दीवार बनानी है। एक ईंट का कितना वॉल्यूम आ रहा है, एक ईंट का वॉल्यूम आ रहा है 25 × 12 × 9, एक ईंट का जो वॉल्यूम आ रहा है 25 × 12 × 9 आ रहा है। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बस हो गया सवाल पूरा का पूरा, इतना ही है। और यहां से भी सोल्व करेंगे तो 25 से डिवाइड करोगे 10 से तो पॉइंट हट जाएगा, और 25 से करेंगे 25 × 200, और 25 नाम 225, 9 से ये पूरा का पूरा 9 बार चला गया, 6 से काटोगे 2 बार चला गया, 2 से काटोगे 50 बार चला गया। आंसर कितना आ गया यहाँ से, क्या 5,000 आ गया क्या आंसर, आंसर आ गया 5,000। इतना छोटा सा सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से क्या बोला गया, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोला गया कि अगर साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये 15 है ये 17 है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो बेस क्या होगा 8 होगा क्या। यहां पुट कर दीजिए, देखो कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 8 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 17 इंटू साइन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन की तो दे रखी है 15/17, ये पुट कर दीजिए। नीचे क्या करेंगे 8 इंटू टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 15 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 16 सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है, यानी 17/8 हो जाएगा, और यहाँ पे सोल्व करेंगे 17 डिवाइडेड बाई 8, सोल्व कर दीजिए। देखो 15 से 15 चला गया, 17 से 17 चला गया, 15 और 8 जोड़ोगे 23 आ गया। यहाँ सोल्व करेंगे 8 से 8 चला गया, 8 से 2 बार काटोगे 17 दूना 34, 34 और 15 जोड़ोगे तो ये हो गया 49, आंसर आ गया आपका 23/49। दो वर्ग हैं, एक वर्ग पर दो बराबर वर्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा है प्रत्येक वर्त का व्यास बन जाती हैं। जो विपरीत भुजाएं हैं वो क्या बन जाती हैं, इस स्क्वायर के लिए, इस सर्किल के लिए क्या बन जाती है व्यास बन जाती है। इस तरीके से एक आपका
ये हो गया स्क्वायर। इसमें क्या बनाया गया है, जैसे मान लीजिए दो बराबर बराबर सर्किल हैं, तो यहाँ पे ये वाला सर्किल, तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा, और एक सर्किल आपका इस तरीके से बन गया, बीच में आएगा। एक तो ये हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, दोनों बराबर बराबर है। आपसे बोला गया है कि ये सर्किल तो बन गया। अब बाकी का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है वो कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बता दीजिए इसका व्यास का माप कितना हो गया, यानी इसका व्यास बताना, साइड बतानी है। तो मुझे बताइए कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आधा सर्किल हो गया, या आधा सर्किल हो गया, तो आधा और आधा मिलकर क्या हो गया, पूरा सर्किल ही हो गया क्या। और अगर मुझे रिमेनिंग एरिया निकालना तो क्या होगा भाई, स्क्वायर का एरिया इसमें से क्या कम कर दे, इस सर्किल का एरिया हटा दे एक सर्किल का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और उसके लिए आर क्या होगा, क्या यहां से ये आर ही तो है, ये a/2 और ये a/2। अगर मैं इसको पूरा ए बोलूं तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 तो हो जाएगी। तो रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो a² डिवाइडेड बाई 4 हो गया क्या, यहाँ से ये हो गया। और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, क्या 42 दे रखी है क्या। पाई की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, यहाँ से 22/7 पुट कर दो, तो यहाँ से पुट कर दोगे 22/7, ठीक। और यहां से सोल्व करे तो ये क्या बन जाएगा, 11/11 a² डिवाइडेड बाई 14 बन जाएगा, ठीक भाई। नीचे 22/7 है, और यहां से कितना है, 2 है ना, 14 हो गया। 14 माइनस 11 कर दोगे तो 3a² आ गया, यहाँ से 3a² डिवाइडेड बाई 14 आ गया, इज इक्वल टू 42। 3 से डिवाइड करोगे तो 14 बार चला गया, a² इक्वल टू 14 का स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। हमें पूछा गया इसका वर्थ का व्यास कितना है, यानी साइड ही पूछी गई है, तो ये जो साइड होगी 14 होगी, आंसर 14 हो जाएगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, अब देखो लास्ट क्लास में भी सवाल आया था इस टाइप का, उसमें बस परसेंटेज नहीं दे रखा था, इसमें परसेंटेज दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज दो चाहे कुछ भी दो। 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। लाभ परसेंट बताओ, लाभ कब होगा, जब 40 की चीज को वो 70 में बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो 40 से 70 का मतलब 4 से 7, 4 से 7 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 75%, ये आंसर हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया है, यहां से ऐसे किया है भाई, 40 से 70 हो गया, कितना बड़ा 30 बड़ा, कितने पर 40 पे इंटू 100। अब ये इतनी चीज आप करते और फिर इसको काटते पीटते तब आंसर आता, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ से माइंड में ये कर दिया भाई हमें रेशियो से मतलब है, तो ये 4 से 7 का हो गया, और 4 से 7 का मतलब 3 बढ़ गया, 3/4 का मतलब दिखते क्या आ गया, 75% आ गया। ये थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो फिर यहां से कुछ भी नहीं करना होता, आपको केवल और केवल स्कैन करना होता है क्वेश्चन को। अब ये सवाल देखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से यदि 15% मकान किराए के रूप में, फिर जो बाकी का बचा हुआ है वो 25% घरेलू वस्तुओं पर, फिर जो शेष बच गया उसका 25% आयकर के रूप में, फिर जो शेष बच गया उसका 15% कपड़ों पे खर्च कर दिया जाता है। अब उसके पास शेष है वो इतना बच जाता है, बता दीजिए उसका कुल वेतन कितना है। एक लाइन में इस सवाल को करोगे, देखना यहां से हम बोल देते हैं यहां से कि टोटल जो वेतन है उसका अक्स है, टोटल वेतन अक्स है। अब इस वेतन का 15% मकान के किराए पे दे देता है, तो बचता कितना है, तो 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 17 रुपए बच गया। ये रिमेनिंग आ गया इसका। फिर जो रिमेनिंग आया उसका 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 में से 1 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 3/4। फिर जो बचा हुआ है इसका 25% और करता है, तो फिर से वापस से इसका क्या होगा, 3/4। और फिर जो बचा हुआ है उसका फिर से 15% कपड़ों पे दे देता है, तो 15% का मतलब 3/20। फिर से वापस कितना जाएगा, बच जाएगा 17/20 बच गया। और ये बचा हुआ वैल्यू आपको क्या दे रखा है, क्या 10,404 दे रखा है क्या, ये लिख दिया। यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, यहां से 17 से डिवाइड करते हैं, 17 6 102, 17 एकम 17, 17 दूना 34। यहां से आप क्या कर दो, 17 से और डिवाइड कर दो, 17 तिया 51, 10 और 17 6 102 हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। यहां से 256 हो जाएगा क्या, यहाँ से 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का 128, 128 दुआ 256, x की वैल्यू आ गई 256, और एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ से, ये जो जीरो है क्या आगे लगा दो, 256 आंसर आ जाएगा, 256 एक लाइन में आंसर आएगा आपका पूरा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेसिक से करोगे फिर निकालते, फिर आप 100 मानोगे, फिर इसका, अब इसी सवाल को अगर बेसिक से करते ना, तो आप कैसे करते भाई, 100 मानते, फिर 100 में से आपने क्या कर दिया, 15% कर दिया, तो बचा कितना, 85। फिर 85 का आप निकालते, यहाँ पे निकालते, फिर रिमेनिंग निकालते, फिर रिमेनिंग निकालते, फिर रिमेनिंग निकालते, और फिर इसकी वैल्यू निकालते। ऐसे करना पड़ता फिर इसको।
तो इस टाइप के सवालों के लिए एक लाइन में कर सकते हो, ये सक्सेसिव है, एक लाइन में इस तरीके से लिखोगे, इसको फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका ये, कोई नहीं बताएगा ये। अब ये सवाल देखो, 5% वृद्धि कर दी जाती है और इसका क्षेत्रफल में कितना चेंज आ जाएगा। 5% के लिए जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है ना, एरिया का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो यहाँ से 5% बढ़ा दिया गया, फिर 5% बढ़ा दिया गया, सक्सेसिव हो गया। 5% के लिए 2 सालों के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 10.25% होती है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव जो रेट से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो इफेक्टिव रेट समझी होगी, तो उसके लिए क्या होता है इफेक्टिव रेट 10.25% होता है, वही आंसर होगा। अब क्वेश्चन था आपका किसका, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, बना किसका दिया, ये सक्सेसिव हो गया, तो ये आपका इंटरेस्ट वाला आ गया। फिर 35 है वो 25 और x का मध्य अनुपात होता है। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि 25 इंटू अक्स है, इसका रूट कर दोगे तो आपके पास ये 35 आएगा, और यहां से जब अक्स सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा। क्या भाई 5 इंटू 5 से तो कट जाएगा और साथों साथ 49 आ जाएगा, आंसर ये हो गया। अब इस टाइप के सवालों में आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको पेन लगा के भी बता रहा हूँ, पेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब तक ये जो 30वीं क्लास होगी ना, 30 तक चल जाएंगे अपन। अभी यहाँ से 5 क्लासेस हुई है, 5 क्लासेस में ये स्पीड बना रहे हैं अपन। अगर मान लीजिए आपने 10 से 15 क्लासेस देख ली पूरी की पूरी, तो आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो टाइप वापस से पूरा का पूरा सवाल है वो रिपीट हो गया, इसका मैंने कंसेप्ट बताया था और यहाँ से 100% है ये सवाल आएगा, इस कंसेप्ट पे बेस सवाल आएगा, चाहे लिख के लेना ना आप, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बोल देना भाई यहाँ से नहीं आया, मैं फीस वापस रिफंड कर दूंगा, जो मेरे कोर्स ले रखा है ना बेच वाला, वो मैं पूरा का पूरा रिटर्न कर दूंगा आपको, अगर नहीं आया तो इस कंसेप्ट पे बेस सवाल। एबीसी और पीक्यूआर हैं वो समरूप हैं, बोला है कि एबी दे रखा है, पीक्यू दे रखा है, क्यूआर दे रखा है, आरपी दे रखा है, और यहाँ से एबीसी का पेरीमीटर बता दीजिए। और मैंने बोला कि अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से पेरीमीटर एबीसी का डिवाइडेड बाई पीक्यूआर का पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। और पीक्यूआर का पेरीमीटर कितना है, तीनों साइड दे रखी है, जोड़ दीजिए 12 18 30, 30 और 24 जोड़ देंगे 54 हो गया, इज इक्वल टू इनके साइड का रेशियो। साइड क्या होगी भाई, ए बी साइड ले लीजिए, ए बी और पी क्यू ले लीजिए, कोई सी भी साइड ले लीजिए। यहाँ ए बी दे रखा है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग ही लेनी है हमें, तो ए बी कितना है 8 है, तो पी क्यू कितना है 12 है, ये हो गया। सोल्व कर देंगे, पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, और 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 18 दूना 36, आंसर आ गया आपका, ये हो गया आंसर। अब खुद देख लीजिए आप एग्जाम में जब आप इतनी सी चीजें लिखोगे तो कितना टाइम लगेगा आपका, ठीक है। अब लिखना आपको कम से कम है, और ये सवाल आपके हो भी गए, अब केवल डी के सवाल हैं। अब टाइम देख लेना कितने मिनट में हुआ है भाई, 25 में से डी के 4 सवालों को छोड़कर बाकी के जो सवाल हैं वो कितने टाइम में हो गए हैं, ठीक है। इसमें से 1-2 सवाल मान लीजिए थोड़े से कैलकुलेटिव हो, तो वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आप छोड़ देंगे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन को, बाकी के सवालों को तो कर ही सकते हो ना आप इतने टाइम में। जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट देखोगे तो यहाँ से 1 मिनट आप 4 से 5 मिनट और कम कर दो। अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें से आप 4 से 5 मिनट कम कर दो, इतने टाइम में कर पाओगे आराम से। देखो यहाँ क्या बोला गया है कि 3 है क्रस्ट आपको दे रखा है डायग्राम, और 19, 21 और 22 में मॉडल ए का एवरेज निकालना है, और 2020, 21 और 22 में इनका एवरेज निकालना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं। 19, 21 और 22, 19, 21 और 22 में एक का देखना है, तो यहाँ पे कितना है 5, तो ये हो गया 5, ये 5.5 है, तो ये हो गया 5, 5, 10, 10.5, 10.5, और ये है आपका 4.5, 10.5 और 11, 11 और 4, 15 हो गया। तो इनका तो सम हो गया 15 हो गया। अगर एवरेज निकालो तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बी का अगर मुझे निकालना तो बी वाला है ऑरेंज वाला, ऑरेंज का किसका निकालना है, 20, 21 और 22 का निकालना, 20, 21 और 22 का निकालना, तो कितना है देखो 6, ये है 5, 11, और ये है आपका 5.5, 11 और 5, 16, 16.5 हो गया। ये 16 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, ये एवरेज हो जाएगा। इनका बीच का डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा देखो 1.5 डिवाइडेड बाई 3, और 3 पंजे 15, 0.5 आ गया क्या। और ये किस में दे रखा है, लाख में दे रखा है, तो यहाँ से 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1 पॉइंट है वो तो हट जाएगा और बाकी के 0 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा कितना 50,000 आ गया। क्या क्लियर है क्या यहाँ से। डीआई के सवाल बहुत ईजी होते हैं अगर समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आया तो फिर कैलकुलेटिव है। देखो 6 तरीके से आपको दे रखे हैं, इनका परसेंटेज दे रखा है, अंकों का परसेंटेज दे रखा है, इनके टोटल मार्क्स दे रखे हैं, ये सभी इनके परसेंटेज हैं, ठीक। आपसे पूछा गया है कि अधिकतम अंक दर्शाते हैं, तो रोहित द्वारा प्राप्त कुल रो स्कोर कितना है, रोहित ने कितना स्कोर किया है वो निकाल दीजिए आप। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। देखो अब आप ऐसे निकालोगे 150 का 80% निकालोगे तो 15 × 120, यानी यहाँ तो गणित में लेके आया वो 120 नंबर।
130 का 65% निकालोगे। अब इसको एक बार छोड़ देते हैं, पेंडिंग रखते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट में आएगा यहाँ पे। इसका निकालते हैं 12 × 96 यानी 96 नंबर लेके आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया 100 में से 80 नंबर, 80% लेके आते हैं, यानी 80 नंबर ही लेके आ गया। यहाँ 60 में से 60%, तो छचिंग का 36 नंबर। और यहाँ चेक करोगे तो 40 में से 60% लेके आता, छच्चों का 24 नंबर लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ और चेक कर लो भाई, 130 का 65% निकालना है, तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 130 का 65%, तो एक जीरो तो चला जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 13.65 और 13 78, 8 से 14 यानी 84। तो ये आ गया आपके पास 84.5, 84.5 नंबर। इतने नंबर लेके आते हैं, सभी को जोड़ दो, लास्ट में आएगा 5 और 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। ठीक है, 2 हो गया और 2 2 4, 4 और 9 जोड़ोगे तो 13, 13 और 8 जोड़ोगे 21, 21 24 26, 26 और 8 34। ये आ गया आपके पास 4405, 440.5 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, डीआई का सवाल कौन सा है और आगे 4 सवाल तो आपके, 3 से 4 सवाल तो डीआई के ही पूछे जाते हैं। देखो 4 सवाल तो आने वाले हैं, 25 में से 4 सवाल तो डीआई के ही हैं, 21 सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मल। अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है, या मैं इसको आपको देखो इसमें बता देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आप खुद करके बताना, इस सवाल को कमेंट करना मुझे। ठीक है, इसका कमेंट करके बताना आंसर क्या है। अच्छे लेवल का सवाल है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना आपको। कितने छात्रों ने कक्षा के औसत अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो पहला काम तो यहाँ से क्या करना, आपको एवरेज मार्क निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालना। और एवरेज मार्क कैसे निकालोगे भाई, देखो एक स्टूडेंट ने 125 नंबर लेके आया और 130 नंबर लाने वाले हैं वो 3 हैं, 135 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट है, 140 नंबर लाने वाले 8 स्टूडेंट है, इस तरीके से दे रखा है। तो एवरेज मार्क निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो टोटल मार्क डिवाइडेड बाई कितने कैंडिडेट है, यही तो करोगे। तो यहां से करोगे 125 इंटू 1, 130 इंटू 3, 135 इंटू 2, 140 इंटू 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते टोटल मार्क निकालोगे आप। फिर टोटल मार्क करके टोटल कैंडिडेट से डिवाइड करोगे, तब आपका एवरेज मार्क आएगा। और उस एवरेज मार्क से आप बता देना कि एवरेज मार्क से कितने कम है। एवरेज मार्क जैसे मान लीजिए आपका आ गया 135 आ गया, तो 135 से कम कितने हैं, तो 3 और 1 4 स्टूडेंट है, ऐसा आंसर बताना आपको। ठीक है, इसका कमेंट करके बताना, अच्छा लेवल का सवाल है ये। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन डीआई का। क्या बोला क्या है, देखो 84,000 है टोटल खर्चा इसका, तो 100% ही होता है ये। इनको देखो कभी जोड़ना मत इसे, परसेंटेज में अगर दे रखा है तो वो 100% होता है, अगर डिग्री में दे रखा होता है वो 360 डिग्री होता है। कभी जोड़ने के लिए मत बैठना कि टाइम खराब कर रहे हो आप, इनको सबको जोड़ोगे, अच्छा 100% है, 100% की वैल्यू 84,000 दे रखी है, सीधा ही बोल दो 100% का मतलब 84,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 840 आ गई। पूछा क्या है हमसे, फूड पे कितना खर्चा किया, तो फूड पे कितना किया गया 35% है, तो आप सीधा निकाल दो भाई 35% किसका निकालेंगे, 840 का 35%। इसका 35% नहीं निकालना, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 1% की वैल्यू है, ध्यान रखना 1% की वैल्यू है, 35% की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई ही करना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लो दोबारा से वापस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो तो लिख दिया वैसे बाहर आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20, कैरी चला जाएगा आगे। तो अब 5 आगे जाएगा, 3 इसका पीछा करेगा, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, 52, 52 में 2 जोड़ोगे 54, तो यहाँ पे आ गया 54, 54 हो गया, कैरी चला गया 5। अब 3 है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 या 24, 24 और 5 जोड़ोगे 27, आंसर आ गया 27,400। एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमने, एक लाइन में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, कितना भी बड़ा डिजिट दे रखो ऐसे ही कंसेप्ट लगाया जाता है कि आगे मल्टीप्लाई होगा और जो बाद वाला डिजिट है उसका पीछा करता है। और डीआई का सवाल रह गया कि कोई, ठीक है नहीं है, तो ये हो गया आपके 25 के 25 सवाल। इस तरीके से हम एग्जाम में करते हैं। अभी तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा धीरे समझाया है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको समझा के फिर किया है। अगर एग्जाम में करेंगे तो केवल और केवल देखेंगे इन सवालों को, 25 में से 15 सवाल तो आपको पेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये सीरीज कंप्लीट देख लोगे तो। आप ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 15 सवाल अगर आप बिना पेन कर ले तो यानी 10 मिनट में हो जाएंगे 15 सवाल आराम से। अब आपके पास 10 सवाल और बचेंगे, 10 सवाल में जैसे डीआई के सवाल 4 आ गए तो 4 सवालों में कितना मिनट लगा दोगे, 4 मिनट और लगा दोगे, 5 मिनट मान लेते हैं उसमें, तो 15 मिनट हो गया। अब आपके पास 5 क्वेश्चन और बचे थे, अब 5 क्वेश्चन में कितना और लगाओगे, जैसे नए क्वेश्चन आगे थोड़े से हार्ड और आगे, तो 5 मिनट और लगा दो आप, कितने मिनट हुए, 20 मिनट हो गए। यानी 20 मिनट में तो आराम से आप करोगे बिना किसी दिक्कत के। 15 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए इजी वाले, 5 क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो।
5 क्वेश्चन डीआई, 4 क्वेश्चन डीआई के आके उसमें 5 मिनट लगा दिए, जो नहीं आए उसमें 5 मिनट और लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 20 मिनट में तो आप कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर आए आप उनको सोल्व कर दो। यही तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्पीड होनी चाहिए। कंसेप्ट सबको आते हैं, वहां पे टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको टाइम मिल गया तो आप अच्छे लेवल का सवाल भी करके आ जाओगे, क्लियर कर दोगे प्री। ये सीरीज आपको कंप्लीट देख लेनी है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्री तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आज तक हम इतना, आज की क्लास में इतना ही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में एक नई शिफ्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजों को स्पीड से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।